और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। इंटरनेट की दुनिया में डार्क नेट एक ऐसी जगह है जहां सामान्य लोगों का पहुंचना मुमकिन नहीं होता, लेकिन डार्क वेब इंटरनेट का वो कोना है जहां तमाम गैर कानूनी धंधे भी होते हैं। जो इंटरनेट पे हम इस्तेमाल करते हैं वो वेब की दुनिया का बहुत छोटा हिस्सा है जिसे सरफेस वेब कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे की एक दुनिया है जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं और कहा जाता है कि वहाँ हम सब बिकाऊ हैं। एक कीमत है हम सब की डार्क वेब पर, जिसे डार्क वेब में कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इंटरनेट का करीब 90% नेट छिपा हुआ डार्क वेब है। डार्क नेट पर तमाम लोगों की पर्सनल जानकारियां होती हैं, इनकी ऊंची कीमत लगाई जाती है, बोली लगाई जाती है। आज हम डार्क वेब की इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि संसद में डार्क वेब के खतरे को न सिर्फ सरकार ने स्वीकार किया है बल्कि इस पर सतर्क है, ऐसा भी कहा है और कहा है कि हम तमाम कंटेंट्स को ब्लॉक करने के आदेश भी दे रहे हैं। लेकिन क्या यह पर्याप्त है, इस पर होगी चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। अगर आप गूगल पर डार्क वेब सर्च करेंगे तो आपको इससे जुड़ी तमाम ऐसी खबरें मिलेंगी जिसे सुनकर या देखकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट की इस काली दुनिया में वो सब मौजूद है जो गैर कानूनी है। यहाँ तक कि जिन वेबसाइट पर सरकार बैन लगा चुकी है वो भी मौजूद हैं। यही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि करोड़ों भारतीयों का डेटा भी इस वेब पर मौजूद है जिसे खुले तौर पर बेचा जाता है। नशे के कारोबार से लेकर बंदूकों की सेल तक यहाँ लगती है। यानी डार्क वेब इंटरनेट का वो कोना है जहाँ कई सारे गैर कानूनी धंधे चलते हैं। कहा यह भी जाता है कि जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं वो वेब की दुनिया का बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसे सरफेस वेब कहते हैं। इसके नीचे छिपा हुआ इंटरनेट डीप वेब कहलाता है। एक अनुमान के मुताबिक इंटरनेट का तकरीबन 90% नेट छिपा हुआ है, यानी डार्क वेब है। डीप वेब में हर वो पेज आता है जिसे आम सर्च इंजन ढूंढ नहीं सकते। डार्क वेब को लेकर भारत सरकार ने चिंता जताई है। सरकार का कहना है कि डार्क वेब की निगरानी की जा रही है। साथ ही इस तरह के सभी प्लेटफॉर्म और कंटेंट को ब्लॉक करने के आदेश भी दिए गए हैं जिसमें भारतीयों का डाटा मौजूद है। यही नहीं, गैर कानूनी चीजों पर भी सरकार की नजर है। भले ही सरकार डार्क वेब पर नजर बनाए रखने और डाटा ब्लॉक करने की बात कह रही हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब आपको समझाते हैं कि डार्क वेब काम कैसे करता है। दरअसल इसमें VPN सहित ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है जिससे IP एड्रेस को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, इसमें TOR ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो ब्राउजर है जिसमें परत दर परत चीजें छिपी रहती हैं। यानी जो इस ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहा है वो डार्क वेब पर क्या कर रहा है, क्या डील कर रहा है, इसका पता नहीं लगाया जा सकता। और यहाँ होने वाली डील बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से होती है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मुद्रा है जिसमें नोट या सिक्के की जगह डिजिटल कोड मिलता है। दरअसल डार्क वेब की शुरुआत 1990 के दशक में अमेरिकी सेना ने की थी, जिससे वे अपनी खुफिया जानकारी शेयर कर सकें और कोई उन तक पहुंच ना पाए। उनकी रणनीति थी कि उनके संदेश भीड़ की बातचीत में छिप जाएं। इसके लिए उन्होंने इसे आम जनता के बीच जारी कर दिया। डार्क वेब के जरिए इंसानों के लिए खतरनाक चीजों की होम डिलीवरी होती है। हर तरह के हथियार और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी मिलते हैं। वसूली करने और मालवेयर भेजने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अलग अलग देशों में स्थानीय कानून और पुलिस की सतर्कता का स्तर अलग अलग है, इसलिए इन गैर कानूनी धंधों का चलन भी देश के हिसाब से बदलता है। डार्क वेब पर किसी भी तरह के खुफिया दस्तावेज चुराने और सरकारी डेटा में सेंध लगाने की कुव्वत रखने वाले हैकर भी मिल जाते हैं। दहशतगर्दों की मौजूदगी की खबरें भी आती रहती हैं। बताया जाता है कि खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाला संगठन डार्क वेब के जरिए ही चंदा जुटाता है और सूचनाएं शेयर करता है। वैसे तो ओपन इंटरनेट और आम सर्च इंजन पर होने वाले कामों पर नजर रखी जा सकती है, लेकिन डार्क वेब पर यह संभव नहीं है। पुलिस नहीं जान पाती कि डार्क वेब पर कौन कहां बैठकर क्या बेच या खरीद रहा है या क्या देख और दिखा रहा है। यही वजह है कि पुलिस अपराधियों का अड्डा बन चुके डार्क वेब पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा पाती है। फिलहाल भारत सरकार ने इस पर नजर बनाए रखने और प्लेटफॉर्म और कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। अब देखना होगा कि सरकार की ये पहल कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं डार्क नेट पर बातचीत करने के लिए। विराग गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी। और हमारे साथ हैं राहुल त्यागी, को फाउंडर हैं सेफ सिक्योरिटीज के। बहुत बहुत स्वागत है राहुल आपका भी हमारे शो पर। विराग जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कहूंगा
और आज एक बार फिर से ऐसा लगा कि सरकार मानती तो है कि बहुत खतरनाक चीज़ है ये, इसके खतरे भी जानती है, लेकिन मानने और जानने से बात आगे बढ़ नहीं पा रही है। 2021 में ब्रिक्स मीटिंग में भारत ने डिस्कस किया था पूरी दुनिया के सामने कि साहब इससे ड्रग ट्रैफिकिंग और दूसरे इलीगल धंधों को मजबूती मिल रही है, इस पर कुछ कीजिए। हमने लेकिन घर के अंदर कुछ नहीं किया। इसके बाद 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस होती है लखनऊ में, वहां पर भी एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने की बात कही जाती है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो ऐसा लग रहा है हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन करना क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा। दीपक जी, जो अधिकांश दूसरे विषय हैं, वो चाहे ओटीटी हो या क्रिप्टो हो या ई कॉमर्स हो या सोशल मीडिया हो, इन सारे बातों में सरकार अगर कोई नियम बनाती है तो उसका पालन सरकार के हाथ में है। लेकिन डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जिसके पालन करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग मिलना जरूरी है, तभी उस नियमों का कोई भी अगर हो तो पालन किया जा सकता है। और ये कोई भारत केंद्रित नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मर्ज है। और भारत में भी इसकी अवैधानिकता तभी है कि जब उसके माध्यम से कोई इल्लीगल काम किया जाए। इसको अगर आम भाषा में बोलें कि अगर कोई एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया है तो आप हथियारों के बारे में अगर आर्म्स एक्ट का कानून बनाते हैं तो सिर्फ लाइसेंसी चीज़ों में, हथियारों में उसका कानून का पालन होगा, लेकिन जो कट्टे और अवैध हथियार उस पर उसका नियम का पालन नहीं होगा। तो सरकार जब भी किसी कंटेंट को ब्लॉक करती है, किसी वेबसाइट को ब्लॉक करती है, तो ये संभावना बन जाती है कि उनका जो मार्केट है वो डार्क वेब के माध्यम से आएगा। और इसके जो 3 सबसे ताकतवर स्तंभ हैं, पहला ताकतवर स्तंभ है कि इंटरनेट की वो दुनिया जिसके माध्यम से डार्क वेब चल रहा है, और अब तो सैटेलाइट इंटरनेट की बात आ रही है तो उसमें और आसानी हो जाएगी। दूसरा, उनके पास डेटा जहां पर आता है, जहां पर भारत में काफ़ी काम हुआ है पर प्रभावी तरीके से डेटा प्रोटेक्शन कानून लागू नहीं हुआ है। और तीसरा, उसकी मुद्रा जो बिटकॉइन है या जो क्रिप्टो करेंसी है, और पिछले कई महीनों से जो क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन में उछाल आ रहा है, तो उसकी अपनी एक समानांतर मुद्रा है, तो उसमें कोई नियम लागू नहीं होते हैं, उसके अपने उसका कोई लीगलिटी इलीगलिटी नहीं है, और उसमें जो उसकी अपने समानांतर उसमें जो पूरे लेन देन हो रहे हैं उसको रोकना एक मुश्किल काम है, चुनौतीपूर्ण काम है। और भारत इसका सबसे बड़ा एक भुक्तभोगी है ड्रग्स और दूसरे गैर कानूनी बाजार के तौर पर। तो उसके लिए संसद में चिंता के अनुसार काम करना जरूरी है, जिसमें कई मंत्रालयों को मिलकर के साथ काम करना पड़ेगा। और आप बता रहे हैं कि सिर्फ मंत्रालयों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एजेंसीज को मिलकर काम करना होगा। भारत ने अच्छा काम ये किया जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था, ब्रिक्स मीटिंग में कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मंच के सामने कम से कम ये बात तो रखी कि आप सब लोग मिलकर काम करिए। लेकिन बात वही है, जहां हमारा डेटा बिकाऊ है, हम सबकी एक कीमत तय है, उसके बारे में अगर कुछ नहीं होगा तो चिंताएं स्वाभाविक हैं। राहुल जी, ये बताइए सबसे पहले कि ये इतना मुश्किल है क्या कि हम किसी कानून से नहीं, किसी कोऑर्डिनेशन से नहीं, किसी चीज़ से इसको ठीक नहीं कर सकते हैं या पकड़ नहीं सकते हैं? राहुल जी। दीपक, आई थिंक हमें यहाँ पे ये देखना होगा, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये आर्किटेक्चर क्या होता है इसका डार्क वेब का। देखिए, जब भी कोई वेबसाइट हम खड़ी करते हैं, जहाँ पे कोई भी चीज़ हम सर्विस देते हैं, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट है, यूजुअली ऑन नॉर्मल इंटरनेट के ऊपर आप ये पता कर पा सकते हैं कि ये वेबसाइट का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, ये किस कंट्री में बनी है, कौन से लोग इसके पीछे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब हम डार्क वेब की बात करते हैं तो जैसा कि आपकी रिपोर्ट ने भी बताया, हम कुछ ऐसी सर्विसेज यूज करती हैं जो उन कंट्रियों में पड़ी हुई हैं जहां पे प्राइवेसी के लॉज बहुत हार्ड हैं। मतलब वहां पे किसी की प्राइवेसी के अंदर ब्रीच करना थोड़ा मुश्किल होता है। इन कंट्रियों की आड़ के अंदर ये जो क्रिमिनल्स हैं वो अपना एम्पायर खड़ा करते हैं जहां पे डार्क वेब के सर्वर्स लगाए जाते हैं। अब क्योंकि ये उस कंट्री के जुरिडिक्शन से बाहर है, अगर कोई भी कंट्री है जो उस कंट्री के अंदर पूछती है कि ये किसकी वेबसाइट है, वो या तो बताते नहीं है, वो बोलते हमारी पॉलिसी नहीं है। दूसरा जो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई वेबसाइट बंद करते हैं ये डार्क वेब की, और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एग्जांपल लेके दूंगा। एक जैसे सिल्क रोड नाम की एक वेबसाइट थी जो कि बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट थी, जहाँ पे इलीगल
गन्स, वेपन्स, लोगों का डेटा, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मतलब ऐसे करके बहुत सारी सर्विसेज वहाँ पे होती थी, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी वेबसाइट बन गई थी। उसको बंद करने में कम से कम 12 देशों की ग्लोबल पुलिसिंग का काम हुआ। 1 डेढ़ साल लगा उसको मॉनिटर करने के बाद, और उसको बंद कर दिया गया। ओके। उसको जैसे ही बंद किया, उसके कॉपी कैट्स कम विदिन 2 to 3 मंथ्स वो फिर से एक्टिव हो गए। तो आप उसको बंद ही नहीं करवा पा रहे। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट FBI, CIA, आपकी GCHQ, और ऐसी बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो इस चीज को करवा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट जो है वो दुनिया में किसी भी कंट्री में बैठ के कोई भी बंदा एक टोर नेटवर्क के अंदर जाके एक वेबसाइट खड़ी कर सकता है, जहां पे वो अपनी सर्विसेज दे सकता है। क्रिप्टो करेंसी को आप ट्रेस नहीं कर सकते। आप ये पता कर सकते हो किस वॉलेट में पैसा गया है, लेकिन उस वॉलेट के पीछे कौन है ये भी आपको नहीं पता। तो अगर आप हम आर्किटेक्चरली इसको देखें तो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है टेक्नोलॉजी के प्रति, जिसको ट्रेस करना या जिसको बंद करना, ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं, हम उन वेबसाइट्स को बंद कर दे जहां पे पब्लिशिंग ऑफ डेटा होता है। जैसे एक लास्ट एग्जांपल दूंगा मैं आपको, अभी जैसे ताज होटल जो अभी उसका ब्रीच का इंफॉर्मेशन आया, वो जो डेटा था वो डार्क वेब पे ओरिजिनेट हुआ और बाद में पब्लिक वेब सरफेस पे आया। ओके। जैसे वेबसाइट्स है accesses.8 या ब्रीच फोरम, ये डार्क वेब पे नहीं है, लेकिन ये इंस्पायर्ड बाय डार्क नेट है। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा ये कर दिया कि उन वेबसाइट को, जो ISP को बोल दिया कि ये वेबसाइट बंद कर दीजिए। सिमिलर वे में जैसे हमने पोर्नोग्राफिक वेबसाइट को इंडिया में एक लेवल पे बंद किया हुआ था, तो सिमिलर वे में आप उन वेबसाइट को बंद कर सकते हो ताकि नॉर्मल यूजर उस तक एक्सेस ना कर पाए। एब्सोल्युटली। मैं आऊँगा। देखिए, इसमें बार बार एक बात कही जाती है कि आप चाइना मॉडल को अडॉप्ट क्यों नहीं करते। अब मैं थोड़ा राहुल से पूछूंगा बाद में कि ये चाइना का जो है, इनका ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना कहा जाता है, जो कि पूरे टॉर जो ट्रैफिक है, ये डार्क वेब पर जो पूरा ट्रैफिक है उसको ब्लॉक कर देता है। तो ऐसा हम हिंदुस्तान में कर सकते हैं या नहीं, मैं आऊँगा इस पर। लेकिन विराग जी, बहुत सिंपल चीज़ें भी बताई जाती हैं, जैसे कि अब कहा जाता है कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में के तहत ही आप कम से कम एक अथॉरिटी बना दीजिए। आप कम से कम जो VPN अवेलेबल है फ्रीली उनको बैन कर दीजिए, या फिर VPN का जो फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस पर चार्ज लगा दीजिए। ये छोटे छोटे मेजर्स हैं जो कहा जाता है कि इससे थोड़ा बहुत तो काम होगा, लेकिन इस दिशा में भी कुछ खास दिखाई नहीं देता। दीपक जी, आपने बिल्कुल सही बोला, और उसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूं कि डेटा सुरक्षा कानून 7-8 साल की जद्दोजहद के बाद उसको पारित कर दिया गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, लेकिन उसको और उससे संबंधित नियमों को अभी तक लागू नहीं किया गया। क्योंकि इस पूरे अपराध तंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो डेटा चोरी पर ही पूरा ये इसका एक बेस बना हुआ है, और उसका जब तक कानून नहीं होगा, तो कानून बनने के बाद रेगुलेटर और अथॉरिटी की बात आती है। और इसको बड़े सरल तरीके से समझें, हर युग में, हर समय में एक माफिया तंत्र रहा है, एक अपराध का तंत्र रहा है, जहाँ पर कि ड्रग्स का, पोर्नोग्राफी का, दूसरी सारी चीज़ों का एक बाज़ार होता है। और उस बाज़ार के जब तार अगर भारत से जुड़े हों तो बहुत आसान होता है कि आप भारत में छापेमारी करके उनको पकड़ लें। लेकिन जब इंटरनेट के माध्यम से वो पैरेलल समानांतर अर्थव्यवस्था जब बनती है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चुस्त दुरुस्त एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। और भारत में जो दिख रहा है, जो इंटरनेट में सामने दिख रहा है, उसको ही हम रेगुलेट कर पाने में मुश्किलें हो रही हैं। और कब, कहाँ, कौन सा अपराध डार्क वेब के माध्यम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो रहा है, इसकी भी हमको खबर नहीं है। अब अभी यूको बैंक में इतना बड़ा जो पूरा हुआ, 700-800 करोड़ रुपए का जो पूरा एक सिस्टम हैक करके उन्होंने किया, अब वो कहाँ से हुआ उसकी CBI जांच कर रही है। और जब हमारे मित्र बता रहे हैं कि FBI और CIA भी इसकी जांच नहीं कर पा रहे हैं, या अभी लाइव टेलीकास्ट के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट की उसमें उन्होंने कुछ पोर्नोग्राफिक मटेरियल क्लिपिंग्स डालने की कोशिश की, तो ये जो पूरा जो खुराफात हो रही है इंटरनेट के माध्यम से, और खुराफात के जो तार हैं वो विदेशों से जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि भारत चूंकि सबसे बड़ा बाजार है इस पूरे इंटरनेट की दुनिया में जी, तो हमको पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि हम 2 विरोधाभासों से जूझ रहे हैं। हाँ सर। पहला विरोधाभास ये है कि इंटरनेट एक कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम है, उसकी फ्रीडम करनी है। दूसरा विरोधाभास ये है कि हमारे पास इतने सारे मंत्रालय, राज्य की पुलिस हैं कि संगठित समन्वित होकर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। एब्सोल्युटली सर। और देखिए, अगेन फिर वही बात आ जाती है इसमें, अब क्योंकि ये पूरे डार्क वेब का जो नेचर है वही ट्रांस बॉर्डर है, तो हमें अब इससे पहले कि हम अंतर्राष्ट्रीय सहमति इसमें बनाए, उससे पहले कि हम अपने विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया
जो हमारे जो बॉर्डर एरियाज या राज्य हैं उनमें कम से कम एक समन्वय दिखे, कम से कम कहीं तो दिखे। आई एम श्योर बात हो रही होगी, जैसा डीजीपी कॉन्फ्रेंसेस में स्पीच चर्चा हुई तो आई एम श्योर ये बात हो रही होगी, बट वो दिखाई नहीं देती, तो शायद इसलिए कि कोई पेचीदा मामला है। बट अब मैं आऊँगा कि सॉल्यूशंस क्या हैं। जैसा मैं राहुल बता रहा था, कोई बोलता है कि वीपीएन रजिस्ट्रेशन बहुत फ्री है साहब, उसको चार्जेबल कर दीजिए, चाइना की तरह आप एक द ग्रेट इंडियन फायरवॉल लेकर आ जाइए, कुछ तो की। तो क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या इनमें भी दिक्कत है? ये देखिए, अगर आप नॉर्मल यूजर की बात करें, हमें ये पहले समझना पड़ेगा कि एज ए कंट्री और एज ए इंडिविजुअल हमें डार्क वेब से प्रॉब्लम क्या है। वहां पे दो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। पहली, जो इलीगल मार्केट प्लेसेस हैं, इंडिया यूएस के मुकाबले में मेरे को नहीं लगता कि एक बहुत बड़े अमाउंट पे इलीगल वेपन ड्रग्स ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है डार्क वेब से, क्योंकि वो डिलीवरी आपका पूरा चेन, सप्लाई चेन बनाना पड़ता है। बट अमेरिका में वो काफ़ी हद तक बहुत बड़े लेवल पे ऑलरेडी स्केल्ड है, वहाँ पे लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं डार्क वेब से। दूसरा, तो वो प्रॉब्लम तो दूर रखिए, दूसरी प्रॉब्लम जो है, जो भारत सरकार की आंखों में जो सबसे ज़्यादा खटक रही है डार्क वेब की, वो है जब भी कोई क्रिमिनल किसी ऑर्गेनाइजेशन को हैक करता है, वो उनका डेटा ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक कंपनी है जो बैंक है या कोई होटल है जहाँ पे लोगों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन पड़ी है कि वो कब चेक इन किए, कब चेकआउट किए, अगर कोई क्रिमिनल उस डेटा को हैक कर लेता है, वो डार्क वेब पे जाके पहले वो कंपनी को बोलता है कि आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, नहीं तो मैं इसको सेल कर दूं। जैसे ही वो सेल करता है, अब आप सोचिए, इस डेटा में पॉलिटिशियंस होंगे, इस डेटा में बॉलीवुड स्टार होंगे, इस डेटा में बहुत फेमस लोग भी होंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे द कंसर्न ये है कि हर एक उन लोगों की भी प्राइवेसी के ऊपर एक कटाक्ष किया जा रहा है जो बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो एक सिस्टम के अंदर है, और जिनको कल को उस डेटा को यूज करके ब्लैकमेल कर लिया जाएगा, जहां पे वो कहीं सरकार के अंदर ही या किसी ऐसी कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट बॉडी के अंदर सेंध लगा सके, एक किसी इंसान को हनी ट्रैप करके या ब्लैकमेल करके। तो ये तार हमें यहां तक सोचने पड़ेंगे कि कहां तक ये जा रहे हैं। और लास्ट, जो गवर्नमेंट को, जो जैसे आपने वीपीएन की बात करी या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात करी, चाइना एक बड़ा क्लोज्ड नेशन है, वहां पे ट्विटर बैन है, फेसबुक बैन है, इंस्टाग्राम बैन है, और उन्होंने वही एप्लीकेशन विद इन द कंट्री बना ली हुई है। जी, जी। वीपीएन का प्रयोग आप क्या किस वजह से करते हो कि अगर मेरे देश में कोई चीज बैन है, तो मैं वीपीएन का यूज करके अपना आईपी एड्रेस चेंज करके किसी और कंट्री का आईपी एड्रेस लेके उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकूं, ताकि मेरा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको ना पकड़ पाए। टोर की जहां पे बात करते हैं, वीपीएन से डायरेक्ट आप डार्क वेब पे नहीं जा सकते, आपको टोर नेटवर्क चाहिए ही चाहिए। और वो जो ब्राउजर है, अगर हमारे आईएसपी उसको बंद कर देते हैं किसी टेक्निक से, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वहां पे हम काफी हद तक इस चीज को रोक सकते हैं। अब वो कैपेबिलिटी हमारी सरकार के पास, हमारी रेगुलेटरी बॉडीज के पास, और हमारी जो आईएसपीज हैं, इन सबको मिलके अगर हम टोर का इन बिल्ड बंद कर देते हैं, उनकी कनेक्टिविटी बंद कर दें किसी तरीके से, तो काफी हद तक हम उस चीज को रोक सकते हैं एक आम यूजर के लिए। बाकी जो थोड़ा शार्प क्रिमिनल है, वो फिर से वीपीएन लगाएगा और आपके इंडिया के आईपी एड्रेसेस का इकोसिस्टम है, उससे निकल के बाहर किसी और कंट्री का आईपी एड्रेस लेके फिर टोर नेटवर्क लगा के उससे आगे डेटा एक्सेस कर पाएगा। एब्सोल्युटली। देखिए, उनके अभी पास के तो लिए- हाँ, उनके पास तो हमेशा से ऑप्शंस रहेंगे, और हम कितना भी सिक्योरिटी टाइटन कर दें, लेकिन उनके पास एक नया कुछ करने का होगा, क्यों हम डाल रहेंगे, वो पात रहेंगे। लेकिन मेरा कहने का मकसद इस चर्चा का यही था कि हम कम से कम डिटरेंस तो दें उनको, एक भय तो रहे उनके मन में कि हाँ, हम भी तुम्हारे पीछे हैं। तो क्या हम उस परिस्थिति में हैं या नहीं, यही था आज की चर्चा का मकसद। अब देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, हाँ विराट जी आ रहा हूँ, आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, एक आम आदमी से लेकर एक सेलिब्रिटी से लेकर और नेशनल इंपॉर्टेंस की बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां डार्क वेब पर हैं। तो इसको सिर्फ ये मत सोचिए कि आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर और वहाँ पर पिन कोड होगा। इसके अलावा जो कॉन्फिडेंशियल जानकारियां हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड हैं, संभवतः वो भी हों, तो ये सबकी सुरक्षा का मसला है। क्विकली विराट जी। देखिए, एम्स का पूरा एक सिस्टम काफ़ी दिनों तक हैक रहा, और एम्स में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जजों को और बड़े बड़े वीआईपीज का पूरा डेटा रहता है। कितना डेटा कहाँ कंप्रोमाइज्ड हुआ हमें नहीं पता है। होता क्या है कि दो बातों पे भारत में बड़ी पूरी चर्चा रहती है, एक नेताओं से, राजनीति से जुड़ी बातों पे, और दूसरी जहाँ पर फाइनेंशियल इंटरेस्ट, जैसे मूवीज़ हैं, मूवीज़ को वीपीएन में दूसरी जगहों पे नहीं रिलीज़ किया जाए। लेकिन तीन चीज़ों पर चर्चा नहीं हो रही, सामरिक चीज़ों पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा से हैं, आर्थिक तंत्र को तोड़ने वाली, और लोगों की बातें में।
और ये एनसीआरबी के डेटा से क्लियर है, जो 2022 का डेटा भी आया है। साइबर क्राइम्स की टोटल रिपोर्टिंग 65,000 के लगभग है। दिल्ली जैसी जगह में 700 से कम सालाना साइबर क्राइम रिपोर्ट किए गए हैं। इसका मतलब कि ये बातें अपराध के दायरे में आ ही नहीं रही हैं। तो जब हम इन्हें अपराध मानते ही नहीं हैं, अब हमारे देश में शराब का सब कुछ विज्ञापन हो रहा है, इनडायरेक्टली शराब बिक रही है, फिर भी शराब की हर बोतल का हिसाब रखा जा रहा है। इसी तरीके से अब इंटरनेट की दुनिया की जो ये अपराध का तंत्र है, इसको अगर आज़ादी के नाम पर इसको अगर जारी रखा जाएगा तो फिर वो अपराध की दुनिया बिल्कुल सही बात है, मुश्किल होगा। तीन बातें जरूरी हैं जी, 3 बातें जरूरी हैं। पहला, भारत में व्यापार कर रही हर इंटरनेट कंपनी इंटरमीडियरी को, ऐप को, वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन जरूरी होना चाहिए। दूसरी बात, क्रिप्टो और बिटकॉइन के बारे में जो हमारी स्पष्टता होनी चाहिए। और तीसरी बात, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, आईएसपीज हैं, उनकी कानूनी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिल्कुल, और सही, बिल्कुल राहुल ने भी इस बारे में कहा था कि ये तीनों कड़ियाँ अगर आपने जिस दिन जोड़ ली, सिरा पकड़ लिया, तो फिर डोर सारी सुलझ जाएगी। लेकिन दिक्कत यही है कि इसका नाम ही डार्क वेब है, डार्क नेट है, तो यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पहुँचा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, वक्त निकाला आपने, हमारे दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी। विराग जी, राहुल जी, थैंक यू सो मच।